हाथों को कंधों के स्तर पर उठाते हुए हथेलियों को पलटेंगे। इस प्रकार से उन्हें मोड़ते हुए सर्वप्रथम अपनी छाती के सामने की तरफ दोनों कोहनियों को मिलाएंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ कानों के पास से पीछे की तरफ प्रक्रिया को चलाते हुए इस प्रक्रिया को 3 बार आगे से पीछे की तरफ और इसी क्रम में पीछे से आगे की तरफ स्कंद संचालन प्रक्रिया करते हुए सामान्य स्थिति की तरफ धीरे धीरे वापस। अगला प्रक्रम कटी संचालन। पैरों के बीच में कंधों से थोड़ी सी ज्यादा दूरी रखते हुए दोनों हाथों को श्वास भरने के एहसास के साथ इस प्रकार से समानांतर कंधों के बराबर उठाएंगे। छोड़ते हुए सर्वप्रथम अपनी दाईं तरफ भरते हुए धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति पर, छोड़ते हुए बाईं तरफ सुविधानुसार स्ट्रेच करते हुए वापस। प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराते हुए दाईं तरफ श्वास छोड़ते हुए भरने के एहसास के साथ वापस और इसी क्रम में बाईं तरफ प्रक्रिया को एक बार फिर से छोड़ते हुए स्ट्रेच करेंगे, भरते हुए धीरे धीरे वापस और सामान्य स्थिति में वापस। अगली प्रक्रिया घुटना संचालन की प्रक्रिया है। इसे जिन लोगों को गठिया इत्यादि की शिकायत है या दिक्कत है, जोड़ों से जुड़े हुए समस्याएं हैं, वो लोग इस प्रक्रिया को नहीं करेंगे। तो श्वास भरते हुए अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ प्रकार से कंधों के समानांतर सामने की तरफ उठाते हैं। छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ते हुए सुविधानुसार स्थिति तक जाना है। कुछ देर स्थिति में बनते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराते हैं। श्वास छोड़ते हुए भरते हुए धीरे धीरे वापस और सामान्य स्थिति की तरफ आ जाए। शारीरिक क्रियाओं के पश्चात हमारा अगला क्रम है आसन। खड़े होने की स्थिति में पहला आसन इस प्रकार से दोनों हाथों को सामने की तरफ लाते हुए हथेलियों को पलटते हुए अपने कानों को अगल बगल हाथों को बिल्कुल सीधा अरेंज करेंगे। श्वास भरने के एहसास के साथ धीरे धीरे अपने पंजों पर आते हुए स्थिरता के साथ posture को सुविधानुसार स्थिति तक बनाते हैं। धीरे धीरे वापस हाथों को बाहर की तरफ से रिलीज कर दें। ताड़ासन शरीर की स्ट्रेट स्थिति, शरीर की दृढ़ता को प्रमोट करता है। अगला आसन वृक्षासन। जिनको साइटिका इत्यादि की शिकायत है वो लोग इसका उपयोग नहीं करेंगे। आप सभी लोग अपना दाहिना पैर सर्वप्रथम उपयोग में ला रहे हैं। दाहिने पैर को अपनी जगहों पर सुविधानुसार जहां तक वो आसानी से जा सके वो कोई भी स्वरूप हो सकता है। इस प्रकार से हाथों को साइड बाई साइड स्ट्रेच करते हुए संतुलन का ध्यान रखते हुए हाथों को ऊपर की तरफ प्रणाम अवस्था में मिलाकर आसन स्थिति को कुछ सेकंड्स के लिए बनाते हैं। धीरे धीरे वापस हथेलियां पलटते हुए पैरों को डाउन करेंगे और बाईं तरफ से प्रक्रिया को सुविधानुसार पैर जितनी आसानी से जहां तक पहुंचे वहां तक उसको अरेंज करना है और इस प्रकार से पोस्चर स्थिति को स्थिरता पूर्वक कुछ देर तक बनाए रखने की कोशिश। धीरे धीरे वापस। अगला आसन पादहस्तासन। जिन लोगों को कमर से जुड़े हुए समस्याएं हैं वो लोग इस आसन को ध्यान पूर्वक करेंगे। जहां तक को समस्याएं स्लिपनेस इत्यादि की है वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे। पादहस्तासन स्थिति में श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से कुछ इस प्रकार से उठाते हैं। श्वास छोड़ने के एहसास के साथ अपने सामने की तरफ
सुविधा अनुसार स्थिति तक पॉस्चर को झुकाते हैं। कुछ सेकेंड के लिए पॉस्चर में स्थिर बने रहेंगे। उधर क्षेत्र से जुड़े हुए फायदों को जनरेट करता है यह आसन, साथ ही साथ आपकी जंघाओं की स्नायुओं को शिथिल फ्लेक्सिबल करता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस हाथों को साइड से धीरे धीरे जाओ। अगली स्थिति, पैरों के बीच में 2 इंच का गैप रखते हुए दोनों हथेलियों को इस प्रकार से अपने कटी क्षेत्र पर अरेंज करेंगे। श्वास भरने के एहसास के साथ अपनी गर्दन को पीछे की तरफ और अपने कमर को आगे की तरफ पुश करते हुए अर्ध चक्रासन स्थिति, कमर के लिए बहुत फायदेमंद स्थिति। जागरूकता श्वास के द्वारा बनाए रखेंगे। श्वास भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को सामान्य स्थिति की तरफ लाएंगे। हाथों को धीरे धीरे डाउन करेंगे। तो उत्तान आसन स्थिति हम लोगों ने यहाँ से बताऊं। फिर अगले प्रक्रम के लिए सर्वप्रथम आप सभी लोग अपने दाएं पैर को अपनी दाहिनी तरफ खोल लेंगे। दाहिने पंजे को दाईं तरफ घुमाते हुए श्वास भरने के एहसास के साथ दोनों हाथों को कंधों के समानांतर स्ट्रेच करते हुए हथेलियां सामने की तरफ। श्वास छोड़ने के एहसास के साथ अपनी दाईं तरफ झुकते हुए अपने ऊपरी हाथ के अंगूठे को स्पष्ट देखते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस दाहिने पंजे को सीधा करेंगे। बाएं पंजे को बाईं तरफ घुमाते हुए इस तरीके से श्वास छोड़ने के एहसास के साथ बाईं तरफ झुकते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस पंजा सीधा, स्थिति समान। यहाँ से हम लोग बैठने की स्थिति की तरफ चल रहे हैं। तो बैठने की स्थिति की प्रक्रिया करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग अपने पैरों को कुछ इस प्रकार से सामने की तरफ सीधा करके बैठ जाएंगे। प्रथम आसन दंडासन। हम लोग एक दंडासन स्थिति को बना रहे हैं, जहां पर हथेलियां आपकी कमर की अगल बगल, हाथों की ताकत से पैरों कमर को बिल्कुल सीधा स्ट्रेच करते जाएंगे। कुछ देर आसन स्थिति को बनाने की कोशिश करेंगे। बैकबोन को काफी प्रभावशाली तरीके से दृढ़ करती है ये प्रक्रिया, साथ ही साथ शारीरिक दृढ़ता को भी बढ़ाती है। दंडासन स्थिति के पश्चात अगला प्रक्रम, दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाते हुए इस प्रकार से अपनी एड़ियों को अपने मूल क्षेत्र के नजदीक ले जाते हुए ये भद्रासन स्थिति है, यहाँ पर हम लोग एड़ियों को मूल क्षेत्र के पास रखे अपने घुटनों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम के मुख्य आयोजन उत्तर प्रदेश राजभवन में उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, आयुष विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र जी, आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में राजभवन के इस प्रांगण में उपस्थित सभी योग साधकगण, प्रदेश के हर गांव, हर वार्ड, हर पार्क में, हर सार्वजनिक स्थल पर योग दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी शासन प्रशासन के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारीगण और समाज जीवन से जुड़े हुए सभी योग साधकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं
8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के माननीय राज्यपाल और आप सभी योग साधकों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको 8वें योग दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई भी देता हूं। आप सबके प्रति अभिनंदन भी व्यक्त करता हूं। हम सब आभारी हैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की ऋषि परंपरा के इस उपहार को न केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर पहुंचाया है। आज जब यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, तो आज दुनिया के अंदर 200 से अधिक देश इस योग के साथ भारत की ऋषि परंपरा के प्रति, भारत की विरासत के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित कर रहा होगा। और मुझे लगता है कि यह भारत को अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बात की अनुभूति हम सबको करा रहा है। आपने देखा होगा कि इस बार का थीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से जो दिया गया है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी योग मानवता के लिए। मानवता के लिए किस रूप में? लगभग 2 वर्ष के बाद इस सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम योग दिवस के अवसर पर हो पा रहा है। पूरे विश्व ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेला है, देखा है, और कोरोना जैसी महामारी के दौरान सबने इस बात को देखा है कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है वही रोग के सामने टिक पाएगा। भारतीय मनीषा इसी बात को कहती रही है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यानी अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो धर्म के सभी साधन अपने आप ही कर्म दर कर्म सफल होते हुए जाएंगे। लेकिन अगर शरीर आरोग्य नहीं है, शरीर रोगी है, निरोगी नहीं है, तो फिर धर्म का कोई भी साधन आपका सफल नहीं हो सकता। यानी जीवन में कोई भी कार्य आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे, ये अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है। और इसीलिए योग का जो पहला नियम है, मुझे लगता है वह तो अनुशासन से ही जुड़ा हुआ है। योग हमें अनुशासन में बांध करके यह हमें निरोगता की ओर, हमारे शारीरिक और मानसिक विकास की ओर, उसके उन्नयन की ओर लेके जाता है। एक बड़ी, यानी एक छोटे से व्यवस्था से एक बड़े आयाम की ओर हम सबको ले जाने का कार्य करता है। और 8वां योग दिवस का तो थीम भी यही दिया गया है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि यह वर्ष भारत की आजादी का अमृत वर्ष भी है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम देश की आजादी के 75वें वर्ष में स्वयं इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। हमने आजादी को तो नहीं देखा, आजादी के आंदोलन में हम लोगों ने सक्रिय रूप से सहभागी होने का सौभाग्य हमें नहीं प्राप्त हो पाया। लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि आजादी का जब 75वां वर्ष पूरे देश के अंदर धूमधाम से आयोजित हो रहा था, उस आयोजन के साथ हम भी साक्षी बने थे, हम भी इस आयोजन के साथ जुड़े हुए थे। हम ये बोलने के लिए अपने आप को गौरव की अनुभूति करा सकते हैं। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उत्तर प्रदेश ने भी यह तय किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश के सामने लक्ष्य दिया कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी
दुनिया एक तरफ कोरोना महामारी से जूझ रही है, दूसरी तरफ दुनिया ने इस दौरान युद्ध भी देख रहा है, आपसी कलह भी देख रहा है, भौतिकता के पीछे भागती हुई मानवता के उन संकीर्ण स्वार्थों को भी बहुत नजदीक से महसूस कर रही है। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश ने भी तय किया, अगर आप भारत के अंदर आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इस योग दिवस में 25 करोड़ योग साधक एक साथ योगिक क्रियाओं को करते हुए दिखाई देंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम की क्रियाओं को करेंगे। जो नियमित अभ्यासी हैं वे ध्यान की क्रियाओं को भी इसके साथ आगे बढ़ाएंगे। एक अभ्यास, एक कार्यक्रम के साथ जुड़ना, तो उत्तर प्रदेश ने भी इस बात को तय किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में देश का हर छठा आदमी उत्तर प्रदेश में निवास करता है, तो उत्तर प्रदेश में भी 75,000 से अधिक स्थानों पर, यानी 75,000 से अधिक स्थानों पर ये योग के कार्यक्रम चल रहे हैं। आयुष विभाग ने, हमारे प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, सभी ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के एक संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं और 75,000 से अधिक स्थानों पर एक साथ यह योगाभ्यास का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, जिसमें 3.5 करोड़ का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को दिया गया था। मेरा मानना है कि 5 करोड़ से अधिक लोग आज योगाभ्यास के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मैं भी देख रहा था, मैं यहां के कल राजभवन के कार्यक्रम के बारे में पूछ रहा था कि राजभवन में क्या स्थिति है, यानी जितने लोगों के लिए अनुमति थी उससे भी कई ज्यादा लोग इस योगाभ्यास के कार्यक्रम के साथ आज यहां पे जुड़ रहे हैं। और राज्यपाल महोदय ने तो इस बात को कहा कि हम मंच पे नहीं करेंगे, हम तो लोगों के सामने ही करेंगे। हमारी राज्यपाल महोदय तो साक्षात योग की ही प्रतिमूर्ति दिखती है। इस उम्र में उनकी सक्रियता और हर कार्यक्रम में सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी भी उसकी प्रवाह के बगैर वे निरंतर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यहां के नागरिकों के कल्याण के लिए और देश के लिए एक उदाहरण बनती है। आज 75,000 से अधिक स्थानों पर योगाभ्यास का कार्यक्रम एक साथ चल रहा है। यह नियमित अभ्यास का कार्यक्रम है और आपने देखा होगा कि योग के इस अनुशासन को ही मानने, योग के माध्यम से भारत ने अपने ऋषि परंपरा के उपहार के माध्यम से जो कुछ भी अर्जित किया वह कोरोना जैसी महामारी को मात देने में भी सफल रहा। जितना अच्छा कोविड प्रबंधन भारत का रहा, जितना अच्छा परिणाम भारत ने दुनिया के सामने दिया, कोविड प्रबंधन से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को जिस व्यवस्थित रूप से भारत ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की, दुनिया के अंदर किसी अन्य देश के पास उस प्रकार का उदाहरण नहीं है। ये भारत ने ही तय किया कैसे होना है, कैसे कोविड के टेस्ट बढ़ाए जाने हैं, कैसे कोरोना के दौरान एक एक नागरिक के जीवन की रक्षा, जीवन और जीविका को बचाने का कार्यक्रम भारत ने ही, इसका मंत्र भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को कैसे हम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे, यह भी भारत ने ही दिया। और दुनिया के अंदर इतना अच्छा 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज वहां के नागरिकों को दे दी जाए और भारत अपने नागरिकों को तो बचा रहा है, 100 से अधिक देशों को वैक्सीन भी आपूर्ति कर रहा है। यह भी योग के ही अनुशासन का एक उदाहरण है। और मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने भारत की इस विरासत को वैश्विक मंच पर उपलब्ध कराया और आज 8वें योग दिवस के अवसर पर कोरोना जैसी महामारी को एक बार फिर से उसे मात देते हुए हम सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राजभवन में यहां पर उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर मैं माननीय राज्यपाल महोदय का प्रदेश भर में जहां कहीं भी कोई व्यक्ति योगाभ्यास के कार्यक्रम के साथ जुड़ा रहा है,
कोई मंदिर में है, कोई मस्जिद में है, कोई गुरुद्वारा में है, कोई चर्च में है, कोई किसी अन्य धर्मस्थल पर है, कोई योग संस्थान में है, कोई पार्क में है, कोई गांव के किसी पंचायत भवन में इस योगाभ्यास के साथ जुड़ रहा है, कोई किसी अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल पर जुड़ रहा है। उन सभी योगाभ्यासियों का मैं एक बार हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और मेरा तो ये मानना है, हमेशा से जो भारत की ऋषि परंपरा कहती रही है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि मयम शरीरम, यानी उस व्यक्ति पे न बुढ़ापा आ सकता है, न रोग आ सकता है जिसने योगाभ्यास से प्राप्त शरीर प्राप्त किया हो। और मुझे लगता है कि हम सबको योग के इस अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। यही मानवता के कल्याण का एकमात्र साधन हो सकता है। आप सबको 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक बार फिर से मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।